हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ। और आज मैं क्लास ट्वेल्थ का 5वां चैप्टर आरंभ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विद्युत धारा। इससे पहले जो आपने 4 चैप्टर पढ़े वो स्थिर विद्युत की थे, यानी कि जिसमें आवेश स्थिर रहता है। लेकिन बाकी के अब इस 4 चैप्टर के बाद जो चैप्टर आएंगे उनमें आप पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश की गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था 4 चैप्टर तक। 4 के बाद में 5वां, 6वां, 7वां जो चैप्टर होंगे वो सभी आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के होंगे। तो ये यानी कि गतिकी आवेश। गति विद्युत का मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चैप्टर आएंगे, इसके जो चैप्टर होंगे ये हैं आपका विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आदि। इस तरह के जो चैप्टर होंगे जिसमें कि आवेश गति करता हो, वो सभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आती है। भाई इसमें आवेश की गति से संबंधित भौतिक राशियां का अध्ययन किया जाता है। और मैं आपको शुरुआत में जब आवेश की परिभाषा बताई थी तब आपको कहा था कि आवेश अगर स्थिर रहता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील अवस्था में इसकी 2 अवस्थाएं हैं, जबकि ये समान वेग से गतिमान हो और त्वरित अवस्था में हो। अगर ये समान वेग से गतिमान है तो इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही आते हैं। लेकिन अगर ये त्वरित अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो आते ही हैं, साथ में इस एक चीज़ और आती है, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इसकी तीनों इसकी शाखाएं इसकी आती हैं दोई। तो इस तरीके से आप इसमें जो पढ़ेंगे वो आवेश की गतिमान अवस्था को पढ़ेंगे। इसमें यही कारण होता है कि इसके अंदर विद्युत धारा भी आती है और चुंबकीय प्रभाव वगैरह भी इसके आते हैं दोई। तो आज में इसका इन चैप्टरों में से जो अगर इसकी कंटिन्यूटी में देखें जो अपने 12th क्लास के अंदर है, तो आज 5वां चैप्टर विद्युत धारा को आरंभ करने जा रहा हूँ। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है
जबकि समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो हम दोनों का ही अध्ययन लेंगे इसके अंदर से जो है। चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत धारा। पाठ 5 मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होती है। तो ये किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी इसके बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा पेन है, तो इस पेन का ये जो वृत्ताकार भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वृत्ताकार भाग है, इसी को कहते हैं हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी कि इसकी लंबाई की लंबत अगर हम इसको ऐसे काट दें तो जो भी आपके यहाँ पर वृत्ताकार भाग दिखेगा उसे हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। इसको परिच्छेद क्षेत्रफल भी कहा जाता है। कई किताबों में परिच्छेद क्षेत्रफल भी लिखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम ये मान लें, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपॉन समय। सो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि आवेश प्रवाहित होने में अगर टाइम का मान बहुत कम हो तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या I इक्वल टू
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये इक्वल टू आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर आपको ये पता हो कि आवेश समय के साथ कैसे प्रवाहित हो रहा है, क्या उसका समीकरण है, तो उसका अवकलन करने पर आपको विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है ये आपका ये समीकरण है। तो इसका जो मात्रक आप देख सकते हैं, मात्रक ये होता है इसका, आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम पर सेकंड, और यही इसका कहलाता है एम्पियर। एम्पियर ए से नोट करते हैं जो ही। तो ये इसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, ये एम के एस में है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और अगर एम के एस परिधि में इसको व्युत्पन्न मात्रक देखें तो कूलम पर सेकंड होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। यदि चालक के परिच्छेद, इसमें एक ही यूज करेंगे हम, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 कूलम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तो ये जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा का हमने परिभाषा की है, ये कोई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो मानक परिभाषा के रूप में आप इसको प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो मानक विद्युत धारा की परिभाषा के लिए, तो ये मानक एम्पियर के लिए तो फिर इसकी दूसरी परिभाषा है जो आप आगे 7वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये when a charge of 1 coulomb passes in 1 second through the cross section of the conductor, the current will be 1 ampere। तो इस समीकरण की सहायता से आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि अगर किसी चालक में इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती हो तो उसमें आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो आवेश का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। आवेश की मात्रा Q इक्वल टू, इसको यहीं से निकालेंगे, आई डी टी, दोनों का गुणा कर दें, आई डी टी, और लिमिट इंटीग्रेशन कर दें इसका। अब मान लो टाइम जैसे मान लो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक या 0 सेकंड से 2 सेकंड तक कितना प्रवाहित हुआ, तो यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी इसके अंदर जो है। तो लिमिट्स लगा करके हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि इतने से इतने सेकंड तक कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आपको विद्युत धारा दे रखी हो तो इससे आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी चालक से इतना आवेश प्रवाहित होगा।
इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, उदाहरण। जैसे मान लो कि आपको आवेश Q इक्वल टू 3 + 2T कूलम हो तो विद्युत धारा ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? I इक्वल टू dQ/dt। तो d/dt, Q का मान ये 3 + 2T, 3 का इसमें 0 हो जाएगा जो ये, और ये 2 का इसमें 1 T के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 2 एम्पियर। I इक्वल टू 2 एम्पियर। इतनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। और अगर मान लो कि आपको विद्युत धारा दी गई हो, विद्युत धारा I इक्वल टू, मान लो आपका ये दे रखा है 2T एम्पियर, तो T इक्वल टू 1 सेकंड से 2 सेकंड तक प्रवाहित आवेश ज्ञात करो। मान लो इस तरीके का हो तो हम क्या करते हैं, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। अब इसमें ये इक्वल टू I का मान दे रखा है इसमें 2T dt, ये इक्वल टू लिमिट्स कहाँ से, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, तो 1 से 2 लिमिट आ गई यहाँ पर, भाई 1 से 2 सेकंड के बीच में निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2T²/2, लिमिट 1 से 2, तो ये 2 से 2 काट देंगे, T² आ गया। T का मान पहले इसमें 2 का रख दें, 2² - 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से Q इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4 - 1, तो ये कितना हो गया, 3 कूलम आवेश। तो अगर किसी में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 से 2 सेकंड तक इतने कूलम आवेश प्रवाहित हो जाएगा। तो अगर आपको आवेश का समीकरण समय के पदों में दे रखा है तो विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, और विद्युत धारा समय के साथ दे रखी है तो आप इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ टाइम भी नहीं होता, मान लो केवल 2 एम्पीयर भी लिखा होता तो भी यहाँ पर 2 लिख देते इसका, और dt का यहाँ पर T आ जाता, और T का मान 2 से 1 तक, तो फिर हम इसको कर देते हल। तो यहाँ पर T दे रखा हो या नहीं दे रखा हो तो भी आप आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इतने से इतने सेकंड तक कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो ये है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा विद्युत धारा, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चालक होते हैं वाहक, कैरियर्स, तो जितने भी धातु व मिश्र धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन
विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो धातुओं के अंदर कोई सी धातु ले लें, कोई भी मिश्र धातु ले लें, तो इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही विद्युत धारा के वाहक कहलाते हैं। आपके अर्धचालक, अर्धचालक में जैसे आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन या अर्धचालक डायोड, आदि। डायोड में होल व इलेक्ट्रॉन दोनों विद्युत धारा के वाहक होते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई विलयन दे रखे हैं, विलयन में धनायन व ऋणायन विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो अलग अलग है सबके अंदर। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं। तो हमारे शरीर में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हमारे शरीर में नमक होता है, तो नमक के कारण जो आयनाइजेशन पहले से इसमें रहता है, आयन से मौजूद रहते हैं, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये विद्युत धारा के वाहक कहलाते हैं, करंट कैरियर्स कहलाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन और धनायन और ऋणायन, कोई ना कोई आवेशित कण होगा जो विद्युत धारा को लेके जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विद्युत धारा एक की दिशा क्या होती है? तो हम हमेशा ये देखते हैं कि पहले से परिपाटी चली आ रही है कि धनावेश प्रवाह की जो दिशा होगी वही विद्युत धारा की दिशा होती है। जबकि आज के समय में ये ज्ञात है कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी यही जो होते हैं वो विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत समय से परिपाटी चली आ रही है, तो जो धनावेश प्रवाह की दिशा होती है वही विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा ये जो हम लेते हैं धनावेश प्रवाह की दिशा में, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? जो धनावेश प्रवाह की दिशा होगी वही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो धनावेश हमेशा जिस तरीके से प्रवाहित होता है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जैसा भी है। और हम ये भी जानते हैं कि जो धनावेश होता है वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्युत धारा कोई सदिश राशि होगी, ये हमेशा एक अदिश राशि होती है। तो ये क्योंकि अगर मान लो कि ये सदिश राशि होती तो अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है उसको मोड़ देते या उसकी टेढ़ा मेढ़ा उसको कर देते उसको तो निश्चित रूप से विद्युत धारा का परिमाण बदल जाता है। क्योंकि जो सदिश राशि होती हैं वो आवेश प्रवाह की दिशा पर भी निर्भर करती है। सदिश राशियों का जो
परिमाण और दिशा दोनों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम तार को मोड़ देंगे तो हर पॉइंट पर विद्युत धारा की दिशा अलग अलग होगी, लेकिन परिमाण उसका बदल जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये देखते हैं कि उसको कैसी भी शक्ल दे दी जाए, उसमें विद्युत धारा का मान एक ही होता है, तो ये उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः विद्युत धारा कोई सदिश राशि नहीं है, बल्कि ये हमेशा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा सदैव अदिश राशि होती है। अब मैंने आपको इसमें अभी बताया कि भाई जो आवेश होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होता है। तो हम यहाँ पर एक और कल्पना करते हैं कि भाई धारा घनत्व, क्योंकि जब क्षेत्रफल कनेक्टेड होता है। अब धारा घनत्व का मतलब ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई आयतन होगा, जैसा कि हम जानते हैं घनत्व बराबर मात्रा बटे द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यहाँ आयतन से संबंध नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा विद्युत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। द करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। इसमें कंडीशन ये है कि जो आवेश का जो प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होना चाहिए। का प्रवाह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत हो, ये इसमें कंडीशन होती है। तो जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये इस तरीके से, और इससे ऐसे करंट फ्लो हो रही है जो इस तरीके से, ये विद्युत धारा है जो ये। अब क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसकी क्षेत्रफल की डायरेक्शन होती है, क्षेत्रफल हमेशा एक सदिश राशि होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा ही पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये आपने जो क्रॉस सेक्शन बनाया है इसके परपेंडिकुलर, मैंने इसको इस तरीके से ऐसे यूँ रखा हुआ है यूँ, तो इसकी ये जो अविलंब होगा, अविलंब की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसमें जो, तो ये इसका अविलंब होता है जो। विद्युत धारा का प्रवाह
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अविलंब दिशा में हो, ये इसमें है। तो अविलंब इसका ड्रॉ करेंगे तो वो भी इस विद्युत धारा की दिशा में ही आएगा। इस स्थिति में जो मैंने परिभाषित किया धारा घनत्व, E इक्वल टू विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। विद्युत धारा को J से रिप्रेजेंट करते हैं, J, सो ये इक्वल टू I अपॉन A, ये इक्वल टू J। तो इसका ये मात्रक इसमें देख सकते हैं, मात्रक ये होता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, AM-2। और विद्युत जो धारा घनत्व होता है वो हमेशा एक सदिश राशि होती है, और इसका जो प्रवाह होता है वो हमेशा अविलंब की दिशा में ही होता है, J की दिशा। धारा घनत्व सदिश राशि है, इसकी दिशा अविलंब की दिशा में होती है। अब मान लो कि हमने तो यहाँ परपेंडिकुलर ले लिया, सपोज करो कि ये इससे कुछ एंगल बनाता, इसको हम यूँ टेढ़ा करके रख देते, तो उस स्थिति में क्या होता? जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल विद्युत प्रवाह से थीटा कोण पर हो, यानी क्या है कि भाई हम जो इसको हम ऐसे मान लें, जो ये यूँ, अब विद्युत प्रवाह इसमें ऐसे हो रहा है, जो ये इस तरीके से। तो अब इसका अविलंब जो होगा वो ऐसे जाएगा, इसका जो ये इसका अविलंब है। तो अब ये अभी जो अविलंब है इसका वो थीटा कोण बनाता है इससे, ये जो एंगल यहाँ पर आ रहा है वो थीटा के बराबर है। तो ये है इसका क्षेत्रफल A। तो अब A इधर से थीटा कोण बना रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत यानी ये विद्युत धारा दे रखी है आपको जो है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जो इसका जो एंगल होगा वो थीटा के बराबर है इसमें। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं भाई, ये जो अविलंब है वो यूँ है, ये इसमें I है, ये एंगल इसमें थीटा है। तो इसका जो इधर की साइड में जो घटक होगा इसका ये होगा A cos थीटा। तो विद्युत धारा की दिशा में जिसका घटक है वो A cos थीटा के बराबर है। तो अब इसमें हम इसमें लिखें तो J इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा, इसलिए I इक्वल टू J A cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं इसको J डॉट A,
ये इक्वल टू आई। तो ये क्या है, अदिश गुणनफल है जो ये। तो विद्युत धारा, धारा घनत्व और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होते हैं, कि ये भी इसकी परिभाषा यहाँ से दी जा सकती है। अतः धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल विद्युत धारा के बराबर होता है। धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल विद्युत धारा के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो धारा घनत्व होता है उसको इसके जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, तो आप देख सकते हैं कि हमने ए का मान इसमें यहाँ से लिया हुआ है। विद्युत धारा की दिशा में होती है, तो जो भी करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल लेना है इसका जो है। तो ये है धारा घनत्व। इसका एक वो देख सकते हैं आप वो कि मात्रक मैंने बता ही दिया है, और इसका विमीय सूत्र तो विमीय सूत्र देखें तो भाई इसमें J इक्वल टू विद्युत धारा I अपॉन A होता है। तो विद्युत धारा के लिए हम A लिखते हैं, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा के लिए एम्पियर लिखते हैं, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। सो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर -2। ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर।